हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट रहेगा। तो कहता है कि टू पिथ बॉल्स ईच कैरिंग चार्ज प्लस क्यू आर हंग फॉर्म अ हुक बाय टू स्ट्रिंग्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना के देखूँ तो ये इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट बना दिया, और ये दो स्ट्रिंग है जहां पर ये इस तरीके के मैंने पिथ बॉल्स के अकॉर्डिंग चार्ज को प्लेस किया है। ठीक है। तो ये अगर एक प्लस क्यू का चार्ज है तो सेम ये भी एक प्लस क्यू का चार्ज है, क्योंकि अगर दोनों प्लस क्यू के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों कैसे चार्ज हैं, प्लस चार्ज हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड, अगर मैं चार्ज की वैल्यू को 3 गुना कर दूं, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग डबल हो जाएगा। व्हाट आर द इनिशियल एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स। तो हमें एंगल को फाइंड आउट करना है। आई होप कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्लियर होती है। तो लेट अस सपोज कि इनिशियली जिस टाइम ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो अपनी मेन पोजीशन से ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है और एक्स डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इक्वली डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पर मैंने एंगल मान लिया है थीटा। अब ये स्ट्रिंग बोला है तो इसके अंदर एक टेंशन लगेगी टी। सेम, अब मैंने बोला है ये लेंथ जो है बच्चों एल है, क्योंकि एल हम लेंथ लेकर चलेंगे स्ट्रिंग की। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में एफ लगाएगा तो ये बॉल पिथ बॉल नीचे की तरफ एम जी की फोर्स लगाएगी। अगर ये दोनों फोर्स इस तरीके से होती हैं तो ये अगर एंगल थीटा बनेगा, सेम यही एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, तो जितना थीटा ये माना जाएगा उतना ही थीटा ये माना जाएगा। तो लेट अस सपोज दिस इज रिजल्टेंट आर। तो ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर मैं एफ फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाता हूं तो ये फोर्स एफ है और नीचे की तरफ एम जी की फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल जो मैंने येलो कलर से बना दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो एफ बाई एम जी बन जाएगा। अगर मैं ये एक बड़ा वाला एंगल, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा निकालना चाहता हूँ, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू विल गेट एक्स बाई एल, है ना। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, दैट इज एल साइन थीटा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हैं। वो जो फोर्स है वो किसके बराबर है, ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है। तो यहाँ पर K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। और Q1 Q2 बराबर है तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे का इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों 2x से ले लेंगे हमने, दैट इज 2x का स्क्वायर। अच्छा, तो जो ये फोर्स है, अब ये मेरे पास एक फोर्स आ गई, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके की फोर्स आ जाती है तो अब मैं फोर्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो यहाँ से एफ जो निकल रहा है एम जी टेन थीटा बनेगा, है ना। एक फोर्स ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। अगर एक फोर्स ये मान लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर टू है। तो पुट इक्वेशन टू, ठीक है, तो पुट इक्वेशन नंबर टू इन वन, यू विल गेट एम जी टेन थीटा इक्वस टू के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर इस तरीके से बन जाएगा तो बच्चों इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये एम जी टेन थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4। अब मैं इस वाले एम जी को भी यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पर एम जी लिख दिया और x की जगह एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में आता है बच्चों यहाँ तक। तो अगर इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में ले गया, डॉट टेन थीटा बन जाएगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एंगल मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, दैट इज इनिशियल से अगर मैं चेक करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, और यू कैन से टेन थीटा साइन थीटा के बराबर हम इक्वेट कर सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए। तो थीटा की वैल्यू जो बनती है वो 30 डिग्री के अराउंड बनेगी, क्योंकि हाफ रिजल्ट आता है मेरे पास। आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देता है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic force between the two proton at a distance r apart to that between electron at the same distance of separation is। हमें रेशियो निकालनी है मैग्नीट्यूड की। किसके मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालनी है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जब वो आर डिस्टेंस पर हैं, और दो इलेक्ट्रॉन जब सेम आर डिस्टेंस पर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हमें 5 ऑप्शंस गिवन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज के Q1 Q2/r²। और यहाँ पर जो Q1 है वही Q2 की बराबर है इलेक्ट्रॉन के लिए, वी कैन टेक E। तो फोर्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन की निकाल रहा हूँ तो वी कैन राइट KE² / r²। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर मैं टू प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ फॉर टू प्रोटॉन, तो वी कैन राइट फोर्स फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, KQ1 Q2/r²। अब यहाँ पर जो है Q1 Q2 जो है वो चार्ज किसका लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो KEP का स्क्वायर प्रोटॉन के लिए डिवाइडेड बाई r²। और मुझे पता है दोनों पर चार्ज की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है, बट साइन जो है वो प्लस माइनस का आता है। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रोटॉन की फोर्स और इलेक्ट्रॉन की फोर्स करूंगा डिवाइड की रेशियो, मतलब रेशियो लूंगा, तो यहाँ पर 1:1 की बराबर ही आएगा। आई होप आपको क्लियर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है that is two equal point charges each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters if they are located at I plus j cap plus k cap and 2 I cap plus 3 j cap plus k cap, then the electrostatic force between them is। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में बनने चाहिए। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में यहाँ पर Q1 लिख देता हूँ 3 माइक्रोकूलम, और बच्चों ये Q2 लिख देता हूँ दैट इज 3 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 मीटर। यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो 1 मीटर के अराउंड है। ठीक है। अब इफ दे आर लोकेटेड एट, अब इन्होंने पोजीशन को ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया, दैट इज आई कैप जे कैप प्लस के कैप के टर्म्स में। ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर मैं निकालना चाहूंगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो अगर मैं निकालूंगा तो वो किस तरीके से निकालूंगा बच्चों, ये इसको मैंने मान लिया लेट इट बी R1 वेक्टर, जो बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही सिमिलरली R2 जो बन जाएगा वो 2 I कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप बन जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट जो बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो दैट इज 2 में से 1 गए तो यहाँ पर 1, यू कैन से जस्ट आई कैप प्लस यहाँ पर, अब ये जो आई कैप है यहाँ पर बन जाएगा दैट इज 2 ऑफ जे कैप प्लस 0 ऑफ के कैप। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ बच्चों, आर वेक्टर, R2 माइनस R1 आर वेक्टर, जो बीच का डिस्टेंस है। तो इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यू कैन राइट रूट ऑफ 5 मीटर। है ना। तो अगर आर की वैल्यू इतनी आती है तो अब मैं सीधा वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो एफ जो हो जाएगा के Q1 Q2/r²। यू कैन राइट के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 वी कैन पुट 3 3 9 और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तीन दो बार था ना तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड में।
और √5 का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यू विल गेट ऑन सॉल्विंग दैट इज 16.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दैट इज टू पार्टिकल। ये सारे अभी कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही बात चल रही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो अभी मेरा पहला कंसेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसे कूलम्स लॉ कहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में देखो काफी बार पूछे गए हैं। तो कूलम्स लॉ हल्के में मत लेना, रिक्वेस्ट है ढंग से करना है। टू पार्टिकल्स और चार्जेस इतना, दैट इज +cn+2e आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, where should another charge q be placed between them so that the system remains in equilibrium। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पर गिवन है +e, इसको हम q1 मान लेते हैं। यहाँ पर है 2e, तो इसको q2 मान लेते हैं। 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 दे रखा है सेंटीमीटर में। मैंने बोला एक चार्ज है q, जो मैं q1 से अगर r डिस्टेंस पर लूंगा तो दैट इज ये 16 - q हो सकता है, 16 - r हो सकता है ना। टोटल में से अपने r डिस्टेंस को हटा देंगे तो दैट इज 16 - r हो जाएगा। इसको दोबारा लिख देते हैं, दैट इक्वल्स टू 16 - r। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूंगा तो दैट इज r है, तो यहाँ से q2 से दैट इज 16 - r है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करते हुए F1 को मैं F2 के साथ इक्वेट कर दूंगा। यहाँ से यहाँ तक F1 है, यहाँ से यहाँ तक F2 रहेगा। सेम चार्जेस में इस तरीके से इक्वेट करते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंडीशन में लाने के लिए। तो यू कैन राइट के Q1 की जगह यहाँ पर हो जाएगा E इंटू क्यू, Q1 Q2 बन गए ना, डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर हो जाएगा F2 की साइड से लेंगे, यहाँ से F2 लग रहा है ना, के 2e इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 16 - r का स्क्वायर। अगर इसको इक्वेट करके अगर काटेंगे तो 16 क्यू से क्यू कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, तो ई से ई भी कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर। नीचे r² नहीं कट रहा तो इसको अभी नहीं काटना। तो यू कैन राइट 1/r² इक्वल्स टू 2/16 - r का होल स्क्वायर। अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16 - r इक्वल्स टू √2r। इसको सॉल्व करना दोनों साइड इक्वेट करके, तो r की वैल्यू हो जाएगी 16/1 + √2। यू विल गेट 6.63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है फ्रॉम ई से डिस्टेंस आया है, दैट इज 6.63। तो आई रिक्वेस्ट कि इसको, पहला ऑप्शन तो बन नहीं रहा है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं बन रहा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको ये जो जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो आपको क्लियर होती हैं। थैंक यू वेरी मच।